हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं। झूठ, ये झूठ है। बहुत बड़ा झूठ है। हेट कमेंट्स आएंगे और मुझे मालूम है कि लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। सवाल ये है कि आप महंगे स्कूलों में डाल रहे हो, क्या बच्चे को वो मिल रहा है जो आप चाहते हो? झूठ बोलना गलत है, लेकिन जब हम बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, वो क्या है? वो भी तो इसी का पार्ट है ना। ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत अलग अलग चीजें हैं। वर्किंग प्रोफेशनल है और सॉरी टू से आपको बेवकूफ बनाया गया है। ओह। विकास नागरू को बोला गया कि एक काम कर, अपनी स्ट्रेंथ लिख। अब विकास नागरू बेवकूफ थोड़ा है, जब क्लास में बैठ के लिख रहा होगा तो ये तो ना लिखेगा कि मैं चोर हूँ। कोई क्रिमिनल ब्रेन लेके पैदा हुआ है तो वो एट द एंड ऑफ द डे उसका दिमाग क्राइम पे ही जाएगा। मिली सेकंड में चेंज हो रहा है। इवन हर 35 डेज में आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपका लीवर हर 90 दिन में चेंज हो रहा है, आपकी किडनी चेंज हो रही है। बॉडी की एनर्जी अलग आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस अलग हो रहा है। हर नॉन लिविंग थिंग में एनर्जी होती है। पावरफुल एग्जांपल दिया। हर एक व्यक्ति का, हर एक चीज का एक अपना ऑरा है। आपको ये पता चल गया कि उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है, उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, वो जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है वो गलत है, फिर आप क्या करोगे? तो विकास भाई, आप एक माइंड ट्रेनर हैं, जितना मैंने आपके बारे में सुना है। तो पहले तो आप मेरे को एक बेसिक चीज़ बताओ कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड वर्क कैसे करता है? ह्यूमन माइंड ना बहुत सिंपल है। जैसे आपने माइक, जैसे भी आप मेरे को एक बात बता रहे थे कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इस आईपैड के साथ काम करता है। या क्या वो खाली डिब्बा का काम का है? नो। कोई काम का नहीं। ऐसे ही पड़ा हुआ दिमाग कोई काम का नहीं है, और पड़ा हुआ दिमाग कभी होता ही नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, ओके। आप हर मिली सेकेंड में चेंज हो रहे हो। इवन हर 35 डेज में आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपका लीवर हर 90 दिन में चेंज हो रहा है, आपकी किडनी चेंज हो रही है। तो आप डे बाय डे चेंज हो रहे हो। अब वो चेंज में एक चीज हो सकती है, या तो आप अपग्रेड कर रहे हो या आप डिग्रेड कर रहे हो। ओके। अगर मैं मेरी फिटनेस का ध्यान नहीं रख रहा तो मैं क्या हो रहा हूँ? डिग्रेड हो रहा हूँ। और अगर मैं अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, तो फिर अपने आप को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। तो ऐसी ब्रेन है। आप ट्रेन किसको कर रहे हो? ब्रेन को। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको दिखना बाद में शुरू होता है, पहले सुनना शुरू होता है। जब वो सुनना शुरू करता है तो यानी कि ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, माइंड तो नहीं बोलेंगे, ब्रेन के अंदर जो एक न्यूरल पाथवे है वो कनेक्ट होना शुरू होता है। जैसे आपने देखा बिल्डिंग बनती है, जब हाँ आपके को तो खुद का आपका अच्छा खासा बिजनेस है, जी। तो जब बिल्डिंग बनती है तो हर चीज एक एक पहले लाई जाती है, ईंटें, रेत, सीमेंट, फिर धीरे धीरे बनाया जाता है। तो ब्रेन वैसे ही है, रॉ है, फिर धीरे धीरे इसको आप नर्चर करते हो और किस दिशा में लेके जाना है वो आपको बस पहले तय करना होता है। तो उसको आप ट्रेन कर सकते हो आप। ठीक है, अभी आपने दो वर्ड में आप कंफ्यूज हुए, ब्रेन और माइंड। कंफ्यूज नहीं हुआ, लेकिन या माइंड मतलब अलग। हाँ, आई मीन टू से कि ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत अलग अलग चीजें हैं। ब्रेन ये है जो आपके सामने आईपैड है, और जो आईपैड के अंदर सॉफ्टवेयर है वो माइंड है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो। ये जो एयर है, हम्म। हमारी जो हवा है, ये है, हम्म। लेकिन क्या आप देख सकते हो? नहीं। लेकिन आपके पास कुछ गैजेट्स होंगे तो शायद कुछ देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। ठीक है। ऐसे जो ब्रेन है एक ऑर्गन है, जैसे मेरे बाइसेप्स हैं, मेरा लीवर है, मेरा हार्ट है, मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, सेम वैसा एक ऑर्गन है ब्रेन। और ब्रेन वैसे ही काम करता है, जैसे आप जिम जाते हो तो बाइसेप्स बनाते हो, ऐसी दिमाग की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो ब्रेन को जब आप ट्यून करते हो तो माइंड अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। ओके। ये है दोनों में बहुत बड़ा फर्क। तो हार्डवेयर इज अ ब्रेन, सॉफ्टवेयर इज अ माइंड। ओके। आप एक एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करिए कि ये वर्ड क्या है, कैसे आया और इसका प्रोसेस क्या होता है? जो मार्केट में ट्रेंड है शॉर्ट एनालिसिस, क्योंकि आप भी एमआईटी से पढ़े हुए हैं तो मुझे, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे जितने भी एमबीए स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको पता होगा शॉर्ट एनालिसिस क्या है, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं। और सॉरी टू से आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। ओह। शॉर्ट एनालिसिस एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता अपना, अच्छा। संभव ही नहीं है। मैं अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहूँ तो? कैसे करोगे मुझे आप बताओ? आपको बोला जाता है शॉर्ट मतलब क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यस। अब विकास नागरू को बोला गया कि एक काम कर, अपनी स्ट्रेंथ लिख। अब विकास नागरू बेवकूफ़ तो ना है, जब क्लास में बैठ के लिख रहा होगा तो ये तो ना लिखेगा कि मैं चोर हूँ, मैं स्मार्ट वर्कर नहीं हूँ, मैं हार्ड वर्कर नहीं हूँ। मैं क्या मतलब मेरी क्या एस्पिरेशंस कौन-सी हैं? हुँ। मैं चाहे हो सकता है आलसी हूँ, हुँ। लेकिन मेरी एस्पिरेशन तो है ना कि मेरे को हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर बनना है। हो सकता है कि मैं झूठ बोल देता हूँ, लेकिन क्या मैं लिखूँगा उसको? नहीं। नहीं। तो व्हाट डज़ इट मीन्स? मैं जिस मेंटल स्टेट में हूँ, हुँ। उस स्टेट में आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे पहचान सकते हो? ओ। और वो अगर पहचान सकते हो तो भैया आप लोगों को नमस्कार है, क्योंकि आप तो भगवान हैं। पिछले 5000 साल से भगवान श्री कृष्ण चिल्ला-चिल्ला के थक गए। हू एम आई? आप अपने आप को ढूँढो, अंदर जाओ, और आप लोग तो क्लास में बैठे-बैठे कर लेते हो। ओके। गज़ब हो! तो मैं उनको भी नमन है जिन्होंने बनाया है ये। हाँ। तो पॉइंट ये है
ये साइंटिफिकली आप भी जानते हैं और आप महसूस भी कर सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा किसी को गुस्सा आता है, तो गुस्से में बहुत एग्रेशन आया हो तो आपको साथ वाले क्या बोलते हैं? शांत हो जा यार, गुस्से में डिसीजन मत लेना। गुस्से में लिया वो हर निर्णय हर वक़्त वो खराब ही जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ़ खराब कर देगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ़ खराब कर देगा। व्हाट डज़ इट मीन्स? आप जिस मेंटल स्टेट में हो, उस मेंटल स्टेट में क्या आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा? अच्छा, गुस्से में भूख लगती है? बहुत लोगों को नहीं लगती है या बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लगती ज़्यादा है। लगती है। तो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, मतलब कि आपको नॉर्मल भूख नहीं लगती, इसे बोलते हैं फूड डिसऑर्डर हो जाना। तो यानी कि आप उस मेंटल स्टेट में खाना भी भूल जाते हो या ज़्यादा खाना है कि कम खाना है। तो मेरा पॉइंट वही है, जब मैं इस मेंटल स्टेट पे हूँ कि मैं बहुत काम रिलैक्स हूँ, तब मेरे को स्ट्रेंथ कुछ और दिख रही है। आधे घंटे बाद आया, रोहित जी ने मुझे कुछ और बात बोल दी, डाँट दिया, अब मेरा मूड खराब हो गया, अब मेरी स्ट्रेंथ वही वीकनेस में दिख रही है। तो माय पॉइंट इज़ जो स्वॉट एनालिसिस जिसको आप जानते हैं, जिसमें आपको खुद के बारे में स्ट्रेंथ लिखनी है, वीक पॉइंट लिखने हैं, ये एक इनएक्यूरेट प्रोसेस है और कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर बहुत इंटरेस्टिंग आपने मुझसे पूछा कि हम क्या करते हैं? हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट लेकिन बातों वाला नहीं करते। आपको ध्यान है हमारे भारत में शुरू से गुरु शिष्य पद्धति रही है। या गुरु का काम होता था, शिष्य उनके पास आता था और गुरु बताते थे कि बेटा आप इस लायक हो। जैसे द्रोणाचार्य के पास सारे पांडव गए, हुँ। सारे कौरव गए। द्रोणाचार्य जी ने डिसाइड किया कि भाई आप धनुर्धर बनोगे अर्जुन, आप लीडरशिप करोगे युधिष्ठिर, आप गदा सीखोगे, आती तो सबको सब कुछ है। राइट, ऐसा तो है नहीं हथियार चलाने नहीं आते। राइट। लेकिन अर्जुन के लिए ये तो ना बोला जाता कि लीडर अच्छा नहीं है, लेकिन वो बेस्ट धनुर्धर है। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, हुँ, कोच डिसाइड करता है कि बेटा जैसे सचिन तेंदुलकर का केस बहुत लाइव है। हुँ। एमआरएफ में गए थे वो बॉलर बनने, बने अच्छा, क्या? बैट्समैन। बैट्समैन। डिसाइड किसने किया? यानी कि व्यक्ति को खुद के बारे में नहीं पता होता। हाँ, पता लग जाए तो भैया वो भगवान बुद्ध बन जाता है फिर वो। तो वो तो हम नहीं है। तो वो तो ह लाखों सालों में एक ही होते हैं। तो वापस वहीं आ जाते हैं। तो उसके लिए लगता है कोच। हुँ। पहले लगते थे गुरु, अब लगते हैं कोच। तो ओके। हमारा काम है हम ब्रेन को समझते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस को कैसे समझते हैं? जो ब्रेन आपको जब आप माँ के गर्भ में थे, हुँ, जो मिला, उसको समझते हैं। कैसे? जब फिंगर टिप पढ़कर। फिंगर टिप्स आर कनेक्टेड विद आवर ब्रेन लूप्स और ब्रेन कब बनता है? जब आप माँ के गर्भ में होते हो, तभी आपके फिंगर टिप्स बनते हैं। इसलिए हम एक सवाल नहीं पूछते, सिर्फ फिंगर टिप्स लेते हैं। और उस फिंगर टिप से फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी पसंद, नापसंद, आपको अकेला रहना पसंद है, आपको ग्रुप में रहना पसंद है, आपका बिज़नेस एक्यूमेन है कि आप जॉब वाले व्यक्ति हो, आप लॉजिकल हो कि आप क्रिएटिव हो, आप इमोशनल हो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप ग्रुप में रहना चाहोगे या सिर्फ़ अकेले रह के काम करना पसंद करोगे। तो ओके। ऐसी सारे स बातों का जवाब इवन आपने आज ब्लैक कलर पहना हुआ है, या क्या ये कलर चॉइस आपकी है या आपके ब्रेन की है? तो आपको लगेगा आपकी है, नहीं। आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको क्या कलर पसंद आने वाला है। आपको मीठा पसंद है कि नमकीन पसंद है? आपको हार्ड स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद है कि लाइट स्मेल पसंद है? तीखा पसंद है कि एकदम बहुत ही लाइट फूड पसंद है? ये सब कहाँ से आता है? ये ब्रेन डिसाइड करता है। एक ही घर में 4 लोग हैं, चारों के घर में एक ही वक़्त में दाल बनी, हुँ, कोई कहता है दाल में नमक ज़्यादा है, कोई कहता है दाल बहुत बढ़िया बनी है, कोई कहता है दाल में नमक कम है। हुँ, सेम ही तो दाल है, सबके राइट। टेस्ट बड्स अलग हैं। व्हाट इज़ द टेस्ट बड्स? योर ब्रेन। तो हम वो पढ़ते हैं बिना आपसे बात किए, बिना आपको जज किए। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जजमेंट पास नहीं करना, जजमेंटल नहीं होना, तो हम वैसे करते हैं ये। ओके, बट एज़ यू सेड अर्लियर कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। बिल्कुल। अब आपने बोला कि ब्रेन जब आप माँ के गर्भ में होते हो, हुँ, तो उस टाइम जो आपका ब्रेन डेवलप हुआ, आप उसको पढ़ रहे हो। बिल्कुल। बट पैदा होने के बाद हुँ, या 30 साल के बाद, 20 साल के बाद वो ब्रेन कई बार चेंज हो गया। बिल्कुल। तो फिर वो हर दिन चेंज हो रहा है। हर दिन चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर वो एनालिसिस आपके पास कैसे आएगी? ये पहले तो रोहित जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो सवाल पूछा है ना, मैं इतने पॉडकास्ट में गया हूँ। जी। मेरे क्या शायद चुनिंदा 1-2 लोग हैं जिन्होंने ये सवाल आगे क्रॉस किया है मुझे। ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली क्वेश्चन। हम जिस बिल्डिंग में हैं आज, हुँ, इसके हम 18वें माले पे हैं। जी। किसी भी तरह से इसका 24वां वाला अलग तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। सेम ही बिल्डिंग बनेगी ऊपर जाके। हाँ, मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा, इंटीरियर को चेंज इंटीरियर छोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर सेम होगा। सेम होगा। तो जो आप दिमाग लेके पैदा हुए हो, हुँ, आपके पेरेंट अच्छे हैं, आपको टीचर अच्छे मिले, आपको कोच अच्छे मिले, आपको मेंटर अच्छे मिले, आपको गाइड अच्छे मिले, ओके। तो आप उस पे जितने मर्ज़ी माले की बिल्डिंग खड़ी कर लो, लेकिन किस पे? जो आपको नींव, रूट्स मिले हैं। ओके। आपको अच्छे नहीं मिले तो आप ग्राउंड फ्लोर के लायक हो,
आपको ठीक-ठाक मिले, फर्स्ट फ्लोर बना लिया आपने, आपको और अच्छे मिले, सेकंड पे आ गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बनेगा उसके ऊपर ही। तो कितना बढ़ रहे हो उस स्ट्रक्चर के ऊपर ही आएगा, ओके। ठीक है ना? तो तभी हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, आपने एक वर्ड सुना होगा, यार हम दिमाग का ना 4-5% इस्तेमाल करते हैं। हाँ। एवरेज है, आइंस्टीन ने 5% यूज़ किया था, हम तो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या सच में ऐसा है? नहीं। आई डोंट थिंक। एक्चुअली में वर्ड ये है कि हम अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने पोटेंशियल का 5-7% ही यूज़ कर पाते हैं। ओके। दैट इज़ अ राइट वर्ड, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा दिमाग काम कर रहा है। आप मुझसे बात कर रहे हो, तो मेरा पूरा ब्रेन, क्योंकि मैं ब्रेन का भी एमआरआई करवा दूँ या ईईजी टेस्ट करवा दूँ, तो आपको पता लगेगा कि पूरा ब्रेन एक साथ वर्क करता है, अलग-अलग नहीं करता। लेकिन सवाल ये है, क्या रोहित अपने पीक परफॉर्मेंस पे है? जो वो पोटेंशियल लेके पैदा हुआ है, क्या हुँ। उसको साथ में है? ओके। क्या विकास के बाद उतनी ताकत है या उतनी सही पाथ पे है कि जो दिमाग लेके पैदा हुआ था? जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर से ऊपर से कोई क्रिकेट में खिलाड़ी है? आज के टाइम पर ये बोलते हैं, इसको भगवान बोला जाता है। यस। विराट आ गए और बहुत सारे आ गए। तो यानी कि उन्होंने अपने फील्ड का एक्सट्रीम अचीव किया, दैट इज़ कॉल्ड पीक परफॉर्मेंस। अंबानी जी ने अपने फील्ड का एक्सट्रीम पीक एक्सट्रीम। किया, दैट इज़ कॉल्ड पीक परफॉर्मेंस। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, वो अपने पोटेंशियल को पीक पे ले गया, दैट इज़ अ पीक परफॉर्मेंस। ओके। व्हाट इज़ एवरेज? मेरे में ताकत बहुत है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। मेरे ही ज़मीन के नीचे हीरे गड़े हुए हैं, मुझे पता ही नहीं है। और अगर पता है, तो शायद मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं उसको खोद लूँ। मेरे पास जेसीबी मशीन नहीं है, मैं कैसे निकालूँ? और अगर बाय चांस जेसीबी भी है, तो मैं इतना आलसी हूँ कि छोड़ परा यार, जो चल रहा है चलने दे। तो इस तरह के 3 तरह के लोग होते हैं, हुँ। जो पोटेंशियल पता भी होता है, तो आप नर्चर वही कर पाओगे, ठीक है। जो ब्रेन मिला है, उसके ऊपर नहीं जा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हर घर का इंटीरियर अलग है। जी। व्हाट इज़ इंटीरियर? आपके माँ-बाप, आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई, राइट। मेरी पेरेंटिंग कैसी हुई, तो इंटीरियर। तो जिसके इसको इंटीरियर किया, उसका दिमाग कैसा है? तो रॉ को कैसे आप मोल्ड करना है, कुम्हार उसी मिट्टी से एक चाय का सिकोरा बना सकता है, जी, जी। उसी से चिलम बना सकता है। तो वो आपके पेरेंट्स के हाथ में है कि आपको किस तरह से ढालना है। आपको एक पानी पिलाने वाला घड़ा बनाना है कि आप लोगों को ठंडा महसूस कराओ, आप उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करो, या आपको ऐसा बनाना है कि उसके फेफड़े जला दो आप चिलम पिला के बना के। तो आपको तय करना। गॉट इट। तो जो फिंगर टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स तो आई गेस चेंज नहीं होती हैं आपकी, दैट इज़ द ओनली थिंग कि जो कभी चेंज नहीं होती। कभी चेंज नहीं होती। इट ऑलवेज़ रिमेन्स द सेम। Not only fingertips, your retina, या eyes, आई रेटिना। your nose tip, your tongue, ओह! your lips, your feet के जो आपके पैरों के नीचे जो निशान है, वो भी कभी चेंज नहीं होते। ओके। ये बॉडी पार्ट्स हमेशा सेम रहते हैं। ये सेम रहेंगे। ठीक है। मतलब जल भी जाएँगे तो दोबारा आएँगे तब भी यही होगा। ठीक है। तो आपने फिंगर टिप्स ली, आपने ब्रेन का एनालिसिस किया यूजिंग द फिंगर टिप। तो इसका कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं या कोई सेट ऑफ पर्सन्स हैं जो उसको एनालिसिस करते हैं या फिर कुछ एआई टूल है? एआई का इसमें कोई काम नहीं है और आने वाले 5 से 7 साल में कोई काम हो भी नहीं सकता है इसके अंदर। एआई का मतलब क्या है? एआई बोलता है कि मुझे डेटा दो, तो अभी तो इसके पास डेटा ही पूरा नहीं है। तो हमारी भृगु संहिता के अंदर, सामुद्रिक शास्त्र के अंदर ये लिखा हुआ है 132 प्रकार, और मेडिकल साइंस को फॉरेंसिक साइंस बोलती है, जो कि मैं फॉरेंसिक के अंदर नहीं आता हूँ। फॉरेंसिक के अंदर सब कुछ आ जाएगा। जैसे आपने पुरानी पिक्चरें देखी हों कि एक मर्डर हो गया, तो वहाँ पर एक फिंगर टिप मिलते हैं ग्लास के ऊपर, यस। ठीक है ना? एक पुरानी हॉलीवुड फ़िल्मों में देखोगे, तो वो किसी न किसी तरह टेप पे लेते टेप हैं पे लेते हैं। ताकि इससे अपना अनलॉक कर सके उस तिजोरी यस, को। यस, यस। तो आपका ब्रेन इसी तरह से बना हुआ है, यूनिकनेस है उसके अंदर। तो वो कहाँ पर है? वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। ओके। तो वहाँ से आपके, ये मैं कह सकता हूँ कि आपके ब्रेन का जो ब्लूप्रिंट है ना, न्यूरल पाथवे ब्लूप्रिंट है, वो यहाँ पर है वो। तो यहाँ से आप सारी डिटेल निकाल सकते हो आप। ठीक है। तो ये डिटेल आप ये सॉफ्टवेयर से नहीं बनती, ओके, ये बनती है आपके मैनुअल प्रोसेस होता है, इसमें टीम बनती है। ओके। पहली टीम का काम है कि ये पैटर्न कौन-सा है। दूसरी टीम बताती है अगर ये पैटर्न है तो कौन से ब्रेन के हिस्से पे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो 2 टीमें लगती हैं इसके अंदर। फिर इसको एक एल्गोरिथम में डाला जाता है, हुँ। जिसका काम है आपको रिपोर्ट जनरेट करके देना, जो 25 से 26 पन्नों की एक रिपोर्ट आती है। ओके। तो वो रिपोर्ट आपके बारे में डिटेल में आपको बताती है कि आप हैं कौन? और आई गेस एक कंपनी और भी है जो इंडिया के बाहर की है, ग्लोबल है और वो सेम रिपोर्ट जनरेट कर देती है आपकी रेटिना से। एक तो गूगल खुद काम कर रहा है इसके ऊपर, ओके। ठीक है? हुँ। और जो रेटिना से एक्चुअली आईज़ जो है ना, हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आईज़
आईज नहीं है, हमारा दिमाग का पार्ट है जो बाहर दिख रहा है आपको। जैसे दिमाग यहाँ अंदर है हाँ, तो वो तो दिख नहीं रहा। नहीं। आंखें जो है ना वो दिमाग का ही पार्ट है, दिमाग के साथ डेवलप होती हैं वो बस बाहर आ जाती हैं तो आपको दिखती हैं। हुँ, तो ब्रेन का हिस्सा है वो। तो उससे ये पता लगता है कि कौन से ब्रेन के हिस्से में हुँ, साइज क्या मिला है, पैटर्न नहीं पता लगता। मतलब अच्छा। इस फ्लैट के अंदर इस रूम का साइज क्या है, हुँ, दूसरे रूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, टॉयलेट का साइज क्या है, डाइनिंग रूम का साइज क्या है, तो वो आंखों से पता लग जाता है। ओके, तो उसका काम यही है कि आपके ब्रेन का न्यूरल डेंस पता करना। ओके। हम्म, क्योंकि एक कंपनी थी, मैं जस्ट अभी आपको उसका बता रहा हूँ, तो वो सेम चीज़ करते थे। तो उस टेक्नोलॉजी को भी कुछ बोलते हैं। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपसे डिस्कस करूँगा उसके बारे में। तो वो सेम रिपोर्ट जनरेट करके देते थे कि वो, और उन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया था ना, वो स्कूल से बनाया हुआ था, ओके। कि स्कूल के बच्चों की आई रेटिना लेते थे हम्म, और उससे वो उनको कब बता। की बात कर रहे हैं आप? ये अभी चल रहा है, अच्छा, अभी चल रहा है। ऑलरेडी चल रहा है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है। ओके। मैं उसको सर्च करके आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा इस चीज़ के बारे में। डन। ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेन हमारी नींव है। अब हम्म, उसके ऊपर जैसी आपकी पेरेंटिंग हुई, जैसा आपका एटमॉस्फियर हुआ है, हम्म, उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं। बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में आगे काम करते हो। एग्री। ठीक है। आपने एक एनालिसिस किया, सपोज़ एक्स वाई ज़ेड पर्सन का, अब उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई, हम्म, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। बिल्कुल। अब आपको ये पता चल गया कि उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है, उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, वो जिस जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है वो गलत है, फिर आप क्या करोगे? देखिए, मैं आपको ना बहुत एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जी, कल हम मिले थे, तुहीन बेनिक करके हैं, ओके, जो इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं टेक के अंदर, तो ब्रॉन्ज मेडल कई बार जीते हुए हैं। ओके। तो उनका नेक्स्ट लेवल का ब्रेन है। हुँ, तो कल जब हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे, उनकी पेरेंटिंग बहुत ही खराब पेरेंटिंग हुई है। ठीक है। बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। हर तरह के इश्यूज हुए हैं उनके घर में जो हो सकते हैं। हुँ, डाउट भी रहा है, अच्छी पेरेंटिंग भी नहीं रही है, पेरेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन अच्छा नहीं रहा है, तो जो भी था। कुल मिला के उस व्यक्ति को एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे अच्छी फैमिली बनानी है और अच्छा नाम कमाना है। तो उसके रिलेटेड उसने सारे स्किल सेट सीखे, जिसमें हमारा भी रोल नहीं है। मैं आपको वो केस बता रहा हूँ जो हमारी हर जगह ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि मुझे आगे बढ़ना है, हुँ, उसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, अपने करियर के अंदर और अपनी लाइफ़ के अंदर। तो फिर आप चाहे कैसी भी पेरेंटिंग रही हो, तो आप उससे बाहर आ सकते हो, उस ट्रॉमा से बाहर आ सकते हो, उस पेन से बाहर आ सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? ब्रेन को आप कभी भी ट्रेन कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे केएफसी 63 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स खोलते हैं। कैसे खोल लिया? क्योंकि ब्रेन उनका हर दिन चेंज हो रहा है। इस्कॉन लगभग 64 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने इसको शुरू किया। ऐसे हज़ारों लाखों एग्ज़ाम्पल हैं, तो इसका उम्र से कोई लेना-देना नहीं है। बट हाँ, अगर आप पहले शुरू करते तो ऑब्वियसली स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। फिर आपने मुझसे पूछा हमारा क्या काम है? हमारा काम है, अगर हमें पता है कि आप गलत रास्ते हो, मान लीजिए यहाँ से मुझे बांगा जाना है, मेरा डेस्टिनेशन है बांगा जाना ठीक और है। मैं बैठ गया हूँ राजस्थान जयपुर की ट्रेन में। अब वो ट्रेन जितनी फास्ट भाग रही है मैं उतनी दूर जा रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन से। तो हमारा काम है भैया अब यहाँ उतर जाओ, हुँ, तुम्हें बांगा जाना है। जितनी जल्दी हम उतार देंगे उतना आपका कम समय लगेगा वापस बांगा जाने में। जितनी जल्दी आप जितना लेट करोगे उतना आप जयपुर पर उतना और डिस्टेंस बढ़ गया। तो हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, उसकी सही टेक्निक बताना कि ब्रेन पे कौन से हिस्से पे काम करोगे, कौन सी टेक्निक काम करोगे, जल्दी आप पेन से बाहर आ जाओगे और अपने रास्ते पे शुरुआत कर लोगे सही रास्ते के लिए। तो हम सही ट्रेन बताते हैं और उसका जाने का फास्ट तरीका क्या है, बाय ट्रेन जाओ कि बाय एरोप्लेन जाओ, मतलब अपने रास्ते को कितनी जल्दी अचीव करना है वो बताते एट द एंड अगर एक कंक्लूज़न मैं निकालूँ कि जो आप ओरिजिनल ब्रेन लेके पैदा हुए हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, हैं। उसको मॉडिफाई कर सकते मॉडिफ़ाई कर हैं, सकते हैं, रीडिज़ाइन कर आप सकते चेंज नहीं कर हैं। सकते। अगर कोई क्रिमिनल मेंटालिटी लेके पैदा हुआ है, हुँ। कोई क्रिमिनल ब्रेन लेके पैदा हुआ है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे उसका दिमाग क्राइम पे ही जाएगा। इसको थोड़ा-सा और अपने सेटल करते हैं। हाँ, क्रिमिनल माइंड को अगर आप बाइफरकेट करोगे तो उसके अंदर आता है इमोशन। ओके। क्राइम को मैं अलग कर जैसे झूठ बोलना हुँ, गलत है। हाँ, लेकिन जब हम बार्गेनिंग करते हैं, हाँ, नेगोशिएशन करते हैं वो क्या है? वो भी तो इसी का पार्ट है ना। झूठ मैं आपको पेन देने के लिए कर रहा हूँ तो गलत है। हुँ, झूठ मैं उतना कर रहा हूँ कि जिससे किसी को नुकसान नहीं हो, ठीक है ना? तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्रिमिनल माइंड में एक्चुअली इमोशंस का प्रॉब्लम है। अगर उसके साथ गलत इमोशंस हैं, तो कोई बच्चा क्रिमिनल माइंड से पैदा नहीं होता। ठीक है। उसको ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हिट करती हैं, ट्रिगर करती हैं। मैं आपको ट्रिगर का पॉइंट समझाता हूँ। ट्रिगर से मतलब क्या है? लोग बोलेंगे
आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा होगा स्पेशली, या फिर आपने इसको देखा होगा, नाम रोजर्स को, जो टेनिस का प्लेयर है। या ये पर्टिकुलर एक ड्रेस में रहते हैं। हाँ किसी को हैंकी की आदत है, किसी को, जिसको आप बोलते हैं सुपरस्टिशियस। यस ये सुपरस्टिशियस नहीं है, इसको ब्रेन की एंकरिंग बोलते हैं। ओके कि मैंने यहाँ रखा तो अब मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने यहाँ रखा तो, जैसे आपको मूवी है ना अजय देवगन की, जिसमें उंगली दिखाते हुए कहते हैं, उंगली तोड़ दूंगा, हाँ गोलमाल गोलमाल। वो क्या था, वो ट्रिगर ही तो है। ओके तो रोहित भाई बहुत सिंपल है कि अगर आपके ट्रिगर सेट हो जाएं सही तरीके वाले, तो आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है गलत हो जाएं तो फिर आप हो सकता है क्राइम माइंड में चले जाओ, क्या क्रिमिनल मेंटेलिटी में चले जाओ। ओके इसलिए बोला जाता है कि जितने भी तरह के इश्यूज हुए हैं, जो क्रिमिनल रहे हैं, इनकी पेरेंटिंग या इनकी इनिशियल 12-13 साल हम्म अच्छे नहीं रहे, चाहे वो हिटलर रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो। क्योंकि उनकी पास एक ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा का बदला लेने के लिए वो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि फिर लॉजिकल ब्रेन ब्रेन शट डाउन हो जाता है कि क्या अच्छा है समाज के लिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा ईगो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, फिर वो आ जाता है। वरना सोचो, रेप करने वाला, हाँ उसको 5 मुश्किल से 20 सेकंड का तो एक आनंद मिलता है, लेकिन उसको आनंद 20 सेकंड का नहीं है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। जो मर्डर है वो हीट ऑफ द मोमेंट एक अलग होते हैं, और एक प्लान्ड वे में मर्डर अलग होते हैं। अगेन हीट ऑफ द मोमेंट अलग चीज है, मेरा लॉजिकल ब्रेन शट डाउन होगा, मैंने कर लिया। जो प्लान्ड है, तो वो तो लॉजिकल ब्रेन है। ओसामा बिन लादेन, वो तो इंजीनियर था, प्लान्ड वे में काम प्लान करता पे था। काम हीट करता ऑफ द मोमेंट थोड़ा है, हम्म दैट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री। तो वो हमसे ज्यादा दिमाग लेके बैठे हुए हैं, और वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं, हमें करना है। ठीक है। तो क्रिमिनल जितने भी हैं, दे आर ऑलरेडी यूजिंग देयर ब्रेन इन अ नेगेटिव साइड ऑन अ पीक। पीक वी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम लोग पीक पे जा ही नहीं रहे। तो वहाँ, क्योंकि उनके पास ना विजन क्लियर है, इतना नुकसान पहुंचाना है, इतना हिट मारना है, राइट ऐसा करना है, और हमारे पास अभी विजन ही क्लियर नहीं है कि प्लस में कितना करना है। और इट पेरेंट्स का गरीब होना एक बच्चे के माइंड पे कितना असर करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको रियल लाइफ केस बताता हूँ। हमारी गंगानगर में ना कमर्शियल बिल्डिंग बन रही थी। Yes. तो जब बिल्डिंग बन रही थी तो मजदूर आते ही हैं। हम्म तो लगभग कोई 17-18 मजदूर काम कर रहे थे। उसमें एक कपल ऐसा था जो आज भी मेरे आंखों के सामने वो एकदम प्रिंट है। तब मैं इस लाइन में नहीं था, ओके मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पुरानी। तो वो कपल मजदूर था, हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन क्या साफ सुथरे कपड़े पहन के आते थे। मैंने कभी नहीं देखा उनको फटे हुए कपड़े पहने हुए। जब उनका दोपहर में टिफिन खुलता था, आपका मन ललचा जाता था, क्योंकि टिफिन इतना साफ सुथरा और इतना बढ़िया खाना बना के लाते थे। सलाद उसमें होता था। गरीब थे, पैसा लिमिटेड था। तो जब कई बार हम बैठे उनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भीड़ से अलग एक लोग दिख रहे हैं। मेंटलिटी क्या, कि भैया हमें, हमारे पास एक बच्चा है और अब दूसरा बच्चा हम 6 साल बाद करेंगे। मतलब एक अनपढ़ लोगों को ये पता था, अनपढ़ कपल को ये पता था कि बच्चे में कितना गैप रखना है। अच्छा, मैंने कहा क्यों? कि भैया इसको ना बढ़िया से पढ़ाएंगे, यहाँ से जो हमें पैसा मिलता है, इधर से हम दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, कोई फालतू खर्चे है नहीं, नशा हम करते नहीं, साफ सुथरे घर में रहते हैं। 2 ही काम है, अपनी तबीयत खराब नहीं करनी ताकि हम कमा सकें, अच्छा खाना खाएं उसके लिए, और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में हम पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि हम बहुत फैंसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है हम चाहेंगे तो पढ़ा भी लेंगे कैसे ना कैसे, लेकिन हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा बच्चा ग्रो करे। तो इसका गरीब माइंडसेट से क्या लेना देना? एक्चुअली में ये आपका माइंडसेट है। पेरेंट गरीब है वो नहीं, वो माइंडसेट है। क्यों इतने बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर्स कई बार निकलते हैं, एक रिक्शे वाले का बच्चा निकलता है। क्यों डॉक्टर्स निकलते हैं कई बार ऐसी फैमिली से? वो व्यक्ति शायद पैसे से गरीब है, दिमाग से नहीं। बट आई थिंक वो अपना एक माइंड लेके आया है जैसे आपने बताया ना कि एक नींव जो माइंड की थी उसकी वो वो पैदा है। वो मतलब नींव उसकी इतनी मजबूत थी हुँ, थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिला तो उसने उसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर ली हुँ, बट ये बहुत रेयर केसेस हैं हुँ, जब हम लोग एक पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं जब हम भीड़ की तरफ जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गरीब पेरेंट्स होते हैं हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं झूठ, ये झूठ है बहुत बड़ा झूठ है। जी ये आपकी इमेज क्रिएट करवाई गई है, और आपको ऐसा भगवान की तरह प्लेस कर दिया गया है, उतना लोड डाल दिया। अगर ऐसा होता, हम्म माँ-बाप अपने बच्चों को हद से ज़्यादा करने के लिए, मुझे पता है यहाँ पर हेट कमेंट्स आएँगे और मुझे हाँ मालूम है कि लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। जी तो फिर वो ऐसे बच्चे को अचानक अपने आप से अलग करके कोटा भेज देते हैं। ये बिना जाने कि वो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, नहीं चाहता।
कहाँ की पेरेंटिंग? क्यों ऐसा है कि आप जब सड़क से आगे निकलते, जो गरीब पेरेंट्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे 8-8 बच्चे एक ही पेरेंट के हैं। बच्चा 10 दिन से नहाया नहीं हुआ, नाक बह रही है, गंदा है, एकदम कपड़े से साफ नहीं पहने, कहाँ की पेरेंटिंग? अपने सुख के लिए आपने बच्चे पैदा कर दिए, आपने प्रिकॉशन नहीं रखा। और ये अच्छा, अगर ऐसा ही इतने हम बहुत समझदार पेरेंट हैं, फिर भ्रूण हत्याएँ क्यों हो रही हैं? वो कहाँ की पेरेंटिंग? ये एक इमेज क्रिएट कर दी गई है, भगवान की तरह प्लेस कर देते हैं बाद में। हुँ, अगर ऐसा है तो पेरेंट का काम है अपने पास जो बच्चा आया है, मुझे एक हुँ। बात बताइए, भारत में एक गर्भाधारण संस्कार नाम की चीज़ है, जी, ठीक है? बिल्कुल, पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। कहीं नहीं। क्या था मतलब इसका? वो ये कहना चाह रहे थे, अच्छा, भारत में एक एक और शब्द बोला जाता है, मैं रोहित भाई आपको आपके घर में आऊँ, जी। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि अतिथि देवो देवो भव। भव, अतिथि भगवान के समान है। जी। एक व्यक्ति जो 2 दिन के लिए आपके घर में है, वो भगवान है। जिसको आप सारी ज़िंदगी के लिए अपनी पेट में ला रहे हो, उसके बाद उसको जीवन में ला रहे हो, तो वो भगवान से कम है? अब अगर वही पेरेंट सच में भगवान है, हुँ, जो बोल रहा है कि मैं बच्चे के लिए करता हूँ, वो तो ड्रग्स पी के, ड्रग्स खा के कर रहा है, सेक्स कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे तो गर्भाधान संस्कार का पर्पज़ क्या था? आप जब आप अपने पेट में किसी को बुलाते हो, वो एक प्रोसेस है। पहले नहाओ, ध्यान करो, पूजा करो, फिर उस प्रोसेस को करो। तो पहले थे भगवान, आज हम सिर्फ़ एक्सीडेंटल पेरेंट्स हैं, दैट्स इट, ठीक है? इसलिए ये वर्ड हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। आई एग्री, इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ और एग्री भी क्या कर रहा हूँ, एक माइंडसेट होता है कुछ मतलब ऐसा, या तो वो अपने मन को सैटिस्फाई करने के लिए करते हैं, या फिर जो जो वो बोलते हैं ना, एक तो उसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल चीज़ होती है कि मतलब हमारी कैपेसिटी नहीं थी, हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाया। झूठ, वो आप अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए करते हो। पूछो भाई, मैं आपको एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट आरटीआई ले आई, हाँ। ठीक है? अब आप सोचो बच्चे के मन पे क्या बीतती है। एक बच्चा जिसको आपने अपनी औकात से ज़्यादा, मैं इसलिए औकात बोल रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो। अरे भैया, आप अपने लिए अपना चीज़ें, सॉरी मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है। आप बच्चे को उस स्कूल में डाल रहे हो जहाँ पर हर बच्चा उसी सेम लेवल पे है। उसको बुली किया जा रहा है वहाँ पर। उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये मैं आपको एक स्कूल की नहीं, हुँ, आप कम से कम किसी स्कूल में चले जाना, आपको हर स्कूल में ये शिकायत मिलेगी। क्योंकि हर माँ-बाप क्या सिखाते हैं, सॉरी, ठीक है? मुझे मालूम है कि थोड़ा-सा नेगेटिव साइड जा रहा है। हुँ, अपने से अच्छे बच्चों के साथ बैठो, हाँ, अपने से बढ़िया सा जो अच्छे स्टैंडर्ड में हो, पढ़ाई में हो, गेम्स में हो, हुँ, जिनकी थोड़ी क्लास हो, यस, तो उस बच्चे के साथ कौन बैठेगा जो गरीब घर से आया है? उसके मानसिक स्तर पे क्या असर पड़ रहा है? आप एक मीडियोकर हो, आप 2-3 हज़ार ₹500 वाले स्कूल में डाल सकते थे, आपने वहाँ नहीं डाला। आपको लगा कि मैं उस स्कूल में डालूँगा, एक्चुअली में आपको अपने सोसाइटी में नाम चाहिए। कि ये मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं जब गंगानगर में था, तो एक हमारे यहाँ पर ना छोले कुलचे का एक कार्ट लगता है, ओके। बहुत फ़ेमस कार्ट है। तो हमारे पास आया कि मेरी बच्ची को ना मुझे एक्स स्कूल में डालना है, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा। तो मैंने कहा क्यों? कि भैया बस मेरा ना सपना यही है। मैं कहा सपना रखना है तो बेटा बड़ा रख। हाँ, कि नहीं, मेरा बस सपना ये है कि मेरे को इस स्कूल में डालना है। तो अल्टीमेटली उसका सैटिस्फैक्शन है। इसमें बच्चे का क्या रोल है? 6-7 साल के बच्चे को क्या पता है कौन-से स्कूल में डाल रहे हो आप? तो ये बच्चों के लिए क्या कर रहे हो आप? अच्छा, फिर आप प्रैक्टिकली सोचो, हुँ, जो उसको एनवायरनमेंट स्कूल में मिल रहा है, क्या आप वो घर पे दे पाओगे? आप दो ना ऐसी सक्सेस स्टोरीज़, अगर हैं आपके पास तो। है ही नहीं, कहाँ से दोगे? ठीक है? तो पॉइंट ये है, आप अपने ग्रोथ माइंडसेट पे काम करो, अपने सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, समाज में नाम के लिए, ये वाली बातें हम बोल देते हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे, अच्छा अगर ऐसा होता ना, तो फिर बच्चों और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता। अच्छा तब है जब मैं रोहित भाई के पास आया, विकास क्या खाना पसंद करोगे? विकास की पसंद का खाना आ गया तो विकास कह रहा है रोहित भाई ने क्या सेवा की यार। अब रोहित अपनी पसंद के ले आए और फिर कह रहे मैंने तो विकास के लिए इतना कहा, विकास अभी भी कंप्लेंट कर रहा है यार। हैं क्या यार, इतना कुछ ले आया, छप्पर भोग लगा दिया, फिर भी नखरे कर रहा है। अरे नखरे नहीं है, विकास की पसंद का एक आइटम तो ले आते। तो पॉइंट ये है कि बच्चा क्या चाहता है, उसको समझना आपकी पहली ज़िम्मेदारी है। बाकी सब बातें बाद में। तो आप कहना चाह रहे हो कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को महँगे स्कूल में डाल रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऊपर उस स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, उसका पैसा भर रहे हैं, तो वो बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी साथ-साथ बताता हूँ। बड़ा आपको, अभी क्या हुआ, एक व्यक्ति मतलब यहीं की बात है, मैं नोएडा जी, की बात कर रहा हूँ। ठीक है। पढ़ा-लिखा लड़का,
मैं तो मेरे पास तब कैमरा नहीं था, मुझे तब कैमरा से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा हुई। पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो पता नहीं कुछ सामान बेच रहा था, जो मैं स्टेशनरी का कुछ सामान था। तो मेरी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भैया क्या करते हो? क्या भैया बस ये बेच रहा हूँ। मैंने कहा कितने की बेच रहे हो? पेन भी वो एमआरपी, मतलब जो जो रेट था ना उसी पे बेच रहा था। ओके। मैंने कहा फिर इसमें आनी जानी क्या है? कि भैया मैं तो इसलिए बेच नहीं रहा। बड़ा रेडिकल थॉट बताया उसने, कि भैया मेरे को कोई मार्जिन नहीं कमाना, जितने में उतने में बेच रहा हूँ, मैं 1 महीने के लिए ये काम करूँगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि मैं देखना चाहता हूँ मेरे पिताजी ने, मेरे माँ-बाप ने 15-20 लाख रुपए मेरी एजुकेशन पे लगाया है, उससे मैं क्या सीखने वाला हूँ? सवाल ये है कि आप महँगे स्कूलों में डाल रहे हो, क्या बच्चे को वो मिल रहा है जो आप चाहते हो? अगर मिल रहा होता तो एजुकेशन को लेके इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं, कि स्कूल एजुकेशन ये कर रही है, स्कूल एजुकेशन ये कर रही है, स्कूल एजुकेशन ये कर रही है। तो आपको पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, और आज की इरा में तो मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे आप अच्छा पैसा नहीं कमाते तब भी, हुँ। चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो, जैसे ही बच्चा 10th करता है, उसे आप स्किल में डालो, उसको कोई स्किल डेवलपमेंट में डालो, उसको कोई हाथ की चीज़ कला सिखाओ, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी करनी हो, कैनवा डिज़ाइन करना हो, कंटेंट लिखना हो, शेफ़ बनना हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट पे काम करना हो, सिखाओ। नहीं सिखाओगे तो बाद में जाके बहुत बड़ी समस्या आएगी। और मेरे पास ऐसे एक नहीं, मैं आपको 25 नाम यहाँ बैठे-बैठे गिना सकता हूँ, जिन्हों 17 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। हर्षक सिन्हा, तुहिन बनिक जिनकी मैं बात कर रहा था, ऋतिक चौधरी 21 साल की उम्र में 1 करोड़ का टर्नओवर है। दुलेश यादव 25 साल की उम्र में पिछले 7 साल के में काम कर रहा है। किनके साथ? कोच बीएसआर के साथ, लोग जिनसे मिलने के लिए तरसते हैं। राइट। सुरेश मनसारवानी जी के साथ, तजुर्बा के फाउंडर। ऐसे एक नहीं, मैं आपको 100 एग्ज़ाम्पल गिना दूँगा। मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है, एजुकेशन का पर्पस सिर्फ़ आपको क्वालिफ़ाइड एक डिग्री दिलाना है। अगर उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो एज़ अ हुँ। पेरेंट, तो वो सिर्फ़ एक स्कूली किताबी पढ़ाई रह जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा पॉइंट ये है। इस पे मेरा एक सवाल और भी है कि क्या हमारे स्कूल्स हमारे माइंड के लिए सिर्फ़ एक जेल बन गए हैं? अगर मैं आपको इसको प्रूव कर दूँ तो? बिल्कुल बताइए। अच्छा, स्कूल का काम क्या है? स्कूल का काम आपको एजुकेट करना है, प्लस आपको मैनर्स सिखाना है। जो लाइफ़ में आने वाली समस्याएँ हैं, हुँ। उन समस्याओं से आपको लड़ना सिखाना है। और ये जो तीसरी लाइन जो आपने बोली है, हाँ। क्या वो हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, आप पेरेंट हैं? हाँ। अच्छा, कितने साल का बच्चा है आपका? 6 इयर्स। 6 इयर्स का। मैं अगर आपसे पूछूँ, हुँ। आपके पास कॉलेज भी है। एक माँ-बाप अपने बच्चे को आपके कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। 4 साल बाद जब वो इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है, हुँ। क्या माँ-बाप आपसे पूछने आते हैं कि मेरा बच्चा डांस नहीं कर पा रहा? नहीं, क्या माँ-बाप से पूछने कहते हैं मेरा बच्चा अच्छा गाना नहीं गाता? नहीं, क्या आप से पूछने आते हैं कि मेरा बच्चा पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं कर रहा? नो। वो एक ही बात पूछते हैं। इंजीनियरिंग कैसे की? एग्ज़ैक्टली। तो स्कूल और कॉलेज में फ़र्क है, पहले तो ये समझें हम। ठीक है। स्कूल में जब बच्चा डलता है, जब आप अपने बच्चे को डालोगे, आप स्कूल से पूछोगे, क्या मेरे बच्चे को सही तरह से टॉयलेट करना आ गया? क्या मेरे बच्चे को सही तरह से लिखना आ गया? क्या मेरे बच्चे को सही तरह से खाना आ गया? क्या मेरा बच्चा 4 बच्चों के सामने खड़े होके अपनी पोएम सुना सकता है? क्या उसको लिखना भी आता है? क्या उसको सेंटेंस बनाना आता है? क्या उसको ड्राइंग करनी है? यानी कि आप स्कूल से एक्सपेक्ट करते हो 360 डिग्री डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। यस। स्कूल का काम ये है। अब आ जाते हैं स्कूल कर क्या रहा है। स्कूल आपको एक बुक्स दे रहा है, ठीक है? उस बुक्स को आपको पढ़ना है और किसी भी तरह से पास होना है। दैट्स इट। अब मुझे बताओ, आपको गेम खिलाया जाता है, महीने में 2 पीरियड होते हैं। यस। म्यूज़िक के उसमें भी एक मैथ्स टीचर ले लेते हैं। एक मैथ्स टीचर ले लेते हैं, और वो गेम भी सिर्फ़ इसलिए होता है किसी तरह बस टाइम कट जाए। टाइम कट जाए। फिर म्यूज़िक खत्म कर दिया, डाँटना बच्चों को बंद हो गया, टीचर से अथॉरिटी ले ली गई। बेचारे टीचर इसलिए ज़्यादा परेशान हैं। स्कूल, सच बताऊँ, स्कूल परेशान भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि जितना मैं स्कूल ओनर्स से मिला हूँ, वो सच में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन बाउंडेशंस दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू गवर्नमेंट। तो वो थोड़ा-सा फ्रीडम तो चाहिए, भय बिन प्रीत नहीं होती, तो भय खत्म कर दिया। फिर भी स्कूल कहाँ गलत कर रहा है, जो मुझे लगता है, मेरा आपसे सवाल है, आप रोहित भाई स्कूल गए होंगे, बिल्कुल, आपके स्कूल में प्रेयर होती होगी, होती है। ठीक है? हुँ। आपको 15 मिनट पहले आपको करवाया जाता है। हुँ। आपके पेरेंट्स भी गए होंगे, यस। प्रेयर उनके टाइम पे भी होती थी, राइट। मेरे टाइम पे भी होती थी और आपके टाइम पे भी होती होगी। आपसे सवाल, जम्मू से लेके कन्याकुमारी चले जाओ, इधर आप गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल चले जाओ। इतने पूरे भारत में 70 साल से 75 साल से जो प्रेयर हो रही है, जो आपकी सुबह-सुबह आपका जो असेंबली होती है, यस। आज भी वही है। हाँ। अच्छा, आपका जो बच्चा 6 साल का है, जब आप 6 साल के थे उतने स्मार्ट थे जितना आपका बच्चा स्मार्ट है? नहीं,
बच्चा चेंज हो गया। हो गया। अच्छा, जब आप पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, अब किस पे बच्चा पढ़ता है? डिजिटल बोर्ड पे, पहले बुक्स किस पे होती थी? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, आज बुक्स कैसी होती हैं? हाईली कलरफुल। हाईली कलरफुल, और उनकी क्वालिटी। बुक्स चेंज हो गई, बोर्ड चेंज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया, और जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो वो बच्चा चेंज हो गया एज पर साइंस। यस, फिर असेंबली चेंज क्यों नहीं हुई? आई एग्री। मतलब स्कूल ने कभी सोचा ही नहीं कि हम असेंबली करा क्यों रहे हैं। वो 12 मिनट इतने इंपॉर्टेंट हैं, उसको सिर्फ हमने एक प्रेयर के रूप में, एक ट्रेडिशन के रूप में, एक रिचुअल के रूप में रख दिया, एक फॉर्मेलिटी के रूप में रख दिया। तो मेरा सवाल यही है, क्या स्कूल सोच रहा है सही तरीके से कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे है? नहीं। तो फिर बात वही है ना, जब वो डेवलपमेंट के लिए सोच ही नहीं रहा तो फिर डेवलपमेंट होगा कहाँ से? दूसरा एक और बात बताता हूँ, आपका बच्चा 6 साल का है तो उसने एबीसीडी सीखी होगी। राइट। पहले कैपिटल सीखी थी कि स्मॉल? पहले कैपिटल। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और आप सबसे जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कैपिटल क्यों? क्योंकि पहले स्कूल ने कैपिटल सिखाई। इस पूरे डब्बे पे इस नाम के अलावा बाकी सब स्मॉल पे लिखा हुआ है। हाँ, सब कुछ स्मॉल है, सिर्फ। आप कोई बुक उठा लो, हाँ। सब पे स्मॉल फ़ॉन्ट लिखा होता है। यस। आप कोई कंटेंट उठा लो, सब पे स्मॉल लिखा होता है। यस। आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है, स्मॉल फ़ॉन्ट में स्मॉल। तो मेरे भाई, स्कूल को ये बात नहीं पता कि अगर स्मॉल फ़ॉन्ट पहले पढ़ाया जा सकता है, हाँ। बच्चे ने कैपिटल पढ़ाया, आपने अब क्या पढ़ा? कैपिटल। हम्म। आस-पास क्या है? स्मॉल। हम्म। तो बच्चा फाइट कर रहा है क्योंकि कैपिटल से स्मॉल तो समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं यार। अगर यहीं स्मॉल पढ़ा देते, तो स्मॉल साथ में दिखता, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। अरे यार, ये तो चुटकियों का काम है। पापा की मोबाइल में भी स्मॉल फ़ॉन्ट है, दादू की बुक में भी यही है, न्यूज़पेपर में भी यही है, आस-पास मैं जा रहा हूँ, जार पे भी लिखा है, मेरी टॉफ़ी पे भी स्मॉल फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। तो पहले स्मॉल फ़ॉन्ट क्यों नहीं पढ़ाया? सवाल वापस वहीं आ जाता है, स्कूल वाले कॉपी पेस्ट करने में माहिर हैं, तो वही कर रहे हैं। जहाँ अगर दिमाग लगा लेते, रिसर्च कर लेते, तो ये सब चीज़ें बाहर समझ में आ जाती। एक्चुअली उनका जो माइंडसेट होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से हूँ, मैं बताऊँ आपको, केवल एक माइंडसेट रहता है, एडमिशन कितने हो रहे हैं, पैसा कितना आ रहा है, नई बिल्डिंग कब बन रही है, दैट्स इट। अभी एक केस स्टडी पढ़ रहा था, स्कूल कहने को तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, यस, लेकिन लेकिन उससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है। उससे ज़्यादा पैसा कहीं कहीं है नहीं, नहीं। कहीं नहीं है। तो मेरा ये मानना है, भारत सरकार के अंदर हुँ। जब नई एनईपी 2 ये आई है, जी। एनईपी 2.0, यस। जिसमें एक किंडरगार्टन के बच्चे को, यानी कि 3 साल से लेके जो 7 साल के बच्चे को जो सँभालना है, वो कोई भी सँभाल सकता है। और जिस देश को हम फ़ॉलो करते हैं, पूरा विश्व फ़ॉलो करता है, फ़िनलैंड। फ़िनलैंड में अगर आपको किंडरगार्टन का टीचर बनना है, आप पीएचडी हो, जो मर्ज़ी हो, साइंटिस्ट हो, टेस्ट देना पड़ेगा। अगर उसमें क्वालीफ़ाई नहीं हुए, आप पास नहीं हुए, तो आप किंडरगार्टन के टीचर नहीं बन सकते, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हो, हुँ, लेकिन किंडरगार्टन, क्योंकि वो समझते हैं, अगर एक बार नींव गलत डल गई, सही बात तो है। फिर वहाँ तो हम उस पे लेकर अभी भी बात नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहा, कोई बात नहीं हो रही है, और मैं ये बोलूँगा कि जितना एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब हो गया है ना, हुँ, उसने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। इंटेंशन खराब हो गई है। मैं आपकी बात को +1 करते हुए बोलता हूँ, इंटेंशन खराब। फाउंडेशन खराब हो गई है। हमारे भारत में ज़िंदगी बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती। चाहे मुझे गोलगप्पे के पानी में एसिड मिलाना हो, चाहे मुझे मोमोज़ की चटनी में मुझे एसिड मिलाना हो, हमारे यहाँ पर अपना मुनाफ़ा पहले देखा जाता है। तो स्कूल की गलती क्या, वो हमारा एनवायरनमेंट ही वैसा हो गया, हर कोई ऐसा हो रहा है। तो यहाँ जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस चीज़ से यहाँ पर ये देने आया हूँ, हुँ। इसलिए बोला जाता है पर्पसफुल लाइफ़। स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन अच्छा, कितनी बार बात होती है, मतलब सीना चौड़ा करके बोलते हैं, हुँ। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, यहाँ का सीईओ इंडियन, गूगल का सीईओ इंडियन। कौन-सी कंपनी बनाई है भारतीयों ने? क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हम लोग बना दिए गए हैं वैसे, हम आर-एन-डी नहीं कर पा रहे। स्टीव जॉब्स ने बहुत रिसर्च की तो उसने लेगेसी क्रिएट कर दी। एप्पल आज, अगर आप गूगल पे अगर एप्पल डालोगे, तो एप्पल फ्रूट नहीं दिखेगा, एप्पल फ़ोन दिखेगा। फ़ोन। दैट इज़ अ पावर। तो पॉइंट ये है, सच में इस समय ट्रांजिशन आ रहा है, भारत बन सकता है, क्योंकि मैं अभी एक इवेंट में भी गया था, भारत एक विश्व गुरु बन सकता है, थोड़ा-सा सोचने का तरीका अगर पेरेंट्स चेंज कर दें। हुँ। देखिए, ये ना जो डिमांड और सप्लाई का गेम है सारा। मान लीजिए आप कॉलेज चलाते हैं, आप तो चलाते ही हैं, यस। अब पेरेंट आपसे डिमांड करे, कितना पैसा चाहिए? मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो आप नहीं लाके दोगे। बिल्कुल दूँगा। यानी कि ये
डाउन टू टॉप चलती है। तो ये तो होता क्या, मैं आपको बताऊं? उल्टा होता है। नहीं नहीं, हम्म, वो कॉलेज वाला मेरे को इतना डिस्काउंट दे रहा है, आप कितना दोगे? हाँ। अच्छा, ये खाली जो डिस्काउंट वाली बात है ना, मैं मेरे ना अभी एक मिलने वाले हैं, उन्होंने जमीन बेची है ओके। भाई साहब। मतलब स्कॉर्पियो उन्होंने निकलवाई, हाँ रेंज रोवर उनके पास है, हाँ। और एक गाड़ी और ली है। ठीक है। अच्छा खासा पैसा लिया है। हम्म, और स्कूल में गए वो, हाँ स्कूल की फीस पता है आपको कितनी है? 45, मतलब मैं साथ गया था, हाँ 4580 रुपये मंथली फीस थी। हाँ भाई, कितना डिस्काउंट देगा? हाँ मैंने कहा भाई तू यार 50 लाख की गाड़ी चला रहा है, हाँ, और तू 45 में डिस्काउंट मांग रहा है। डिस्काउंट मांग रहा है। तो ये ये बॉटम टू अप अप्रोच चेंज होगी। तो पेरेंट जब तक चेंज नहीं होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट ने अगर स्कूल से डिमांड कर लिया, मेरे बच्चे को भैया मोरल वैल्यूज पहले आनी चाहिए, किताब बाद में, मुझे काउंटिंग नहीं सिखानी, वह काउंटिंग बाद में सिखा लूंगा। मेरे बच्चे को पहले ढंग से बात करनी आनी चाहिए, राइट। पैरों को छूना आना चाहिए, नमस्ते करनी आनी चाहिए। तो फिर कौन सा स्कूल वाला है, वो भी स्कूल वाला चेंज हो जाएगा। तो पहले पेरेंट को चेंज होना पड़ेगा, स्कूल को चेंज नहीं होना। और एक जो भी मैंने आपसे बात की थी ना, जिसके पेरेंट्स गरीब होते हैं, हम्म, एक्चुअली पेरेंट्स, जब पेरेंट्स गरीब होते हैं ना, तो एक माइंडसेट उनका होता है कि हमारा बच्चा हमारी हमारी गरीबी मिटाएगा, क्योंकि हमने उसको अपनी हैसियत से बड़े स्कूल में पढ़ाया है, अपनी हैसियत से बड़े कॉलेज में पढ़ाया है। अब जब ये प्रेशर उस बच्चे के ऊपर आता है कि मुझे अपने माँ बाप की गरीबी दूर करनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा मेरे ऊपर खर्च किया है। हम्म, अब कॉलेज से निकलने के बाद ना वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे लेगेसी क्रिएट करनी है। हाँ, वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे बिज़नेस क्रिएट करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे तो भाई 50,000, 60,000, 70,000 की जॉब करनी है कि मैं अपने पेरेंट्स को पैसा भेज सकूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं भी ना मुंबई गया हुआ था, मैं आपकी बात से 100% आपसे मैं तो कन्विक्ट हूँ, हुँ। कन्विक्शन है मेरे को। मैं ऑटो में बैठा, हुँ। तो जो ऑटो वाले भैया थे, तो उन्होंने कहीं शायद मेरा कोई वीडियो देखा होगा, तो उसने पूछा कि भैया आप इतनी बात करते हो करियर पे, हाँ। तो मेरे बच्चे ना एक 9th में गुड़िया है और एक 11th में है, और जी। मैंने ना तो टॉप के स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और ऐसे होगा यही बात। हुँ। तो मैंने जो आपने बात बोली, हाँ। वही बात बाई चांस मैंने बोली कि भैया फिर उन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? कभी थोड़ा तो पड़ेगा, अभी वो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, उन पे प्रेशर है कि मेरे पापा रात दिन ऑटो ऑटो चलाते हैं, चलाते हैं। डबल शिफ्ट में काम करते यस, हैं, यस। और कई बार और भी काम करते हैं। उसमें सारे काम बताए मैं क्या-क्या काम हुँ, करता हूँ। हुँ, हुँ। क्या भैया बात तो सही है, क्या करूँ? मैंने इसे इतना मैं कहा महँगे स्कूल से निकाल दे, एक ठीक-ठाक स्कूल में डाल दे, गवर्नमेंट स्कूल में डाल दे। गवर्नमेंट स्कूल बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा कमी है, मैं मानता हूँ, लेकिन टीचर कई जगह बहुत अच्छे बैठे हैं। मैं ऐसे बहुत बहुत टीचर्स अच्छे, को जानता हूँ। एग्ज़ैक्टली। मैंने कहा इससे अच्छा ना एक काम कर, वीडियो एडिटिंग का कोर्स करवा दे, एक बार मेरे से मिलवा देना, मैं देख लूँगा, हुँ, और अगर वीडियो एडिटिंग के लायक उसका ब्रेन होगा, हुँ। वो सिखवा देना। जितनी स्कूल की फीस दे रहे हो, उससे तिहाई में, यानी कि अगर 1 लाख फीस है तो 20,000 में वीडियो एडिटिंग सीख सीख जाएगा, जाएगा। और हर महीने 20-25 हज़ार रुपए कमाना शुरू कर देगा आराम पहले से। दिन से। राइट। और अगर ये कर गया आगे तो बहुत आगे जाएगा। उसको बात जच गई, हुँ। उसका फ़ोन आता है। हाँ, बिल्कुल आएगा। मैंने कहा आपका माइंडसेट है, आप जो कह रहे हो एक्चुअल में हम डरे हुए हैं। डरे हुए हैं, और 80% जो पॉपुलेशन है ना हमारी, वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। जो भी आपने बोला ना कि इंडिया ने कौन सी कंपनी बनाई, हाँ, इंडिया के लोग सीईओ तो बन गए। सीईओ इसलिए बन गए क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था जॉब करने का। बिल्कुल नहीं। उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि यार मैं फ्री हूँ। वो सबसे बड़ा प्रेशर क्या है, मतलब मुझे लगता है एवरेज इंडियन अगर ग्रेजुएट हुआ है, हुँ। तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए उसकी एजुकेशन में खर्च हो गया, हाँ, मिनिमम। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। मतलब मैक्सिमम में तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो लेकिन 20 से 25 कहीं नहीं लाख गया, तो खर्च हो गया। कहीं नहीं गया। अब वो क्या बंदा सोचता है, यार मैं 25 साल की उम्र का हो गया हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर 25 लाख रुपए खर्च किए हैं, और यार मैं 20,000 की नौकरी भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ हुआ है। मैं खुद आईटी का पर्सन था, घरवालों के 12-13 लाख रुपए लग गए, बिल्कुल। और जब जॉब करने लगा, क्योंकि तब मुझे मेरे ब्रेन का पोटेंशियल नहीं पता था। ये रियल स्टोरी है, शायद आपके साथ भी हुआ हो। तो जब मैं कोडिंग करने लगा ना, भाई साहब मेरे तोते उड़ गए, हवा उड़ गई। मैंने कहा ये हो ही नहीं रही मेरे से, और समस्या इस बात की नहीं थी। अच्छा, टेंशन पता है किस बात की हो रही थी? हुँ, आगे क्या होगा ये तो दिमाग में आया नहीं। घरवाले क्या बोलेंगे यार? घर के 12-15 लाख रुपए लग चुके हैं, ऐसी-तैसी हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। और घर में गलती से आपके टॉपर हो, मेरा भाई टॉपर है। तो वो अच्छा खासा इंजीनियर, अच्छा खासा सेटल, मतलब पता नहीं मल्टी टैलेंटेड ही है वो। अ, म्यूज़िक उसको, गेम में वो, मैं हर तक ड्रामा, वो सब सब काम आते हैं। हमें सिर्फ़ शरारतें करनी आती थी। तो एक अलग लेवल का प्रेशर। ये तो मैं कई बार बोलता हूँ ऊपर वाले को, भैया एक भगवान ने अच्छी मेरे को समझ दी, हुँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं। मेरे दोस्त ने मेरा एक बैंक में इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। मेरा बैंक में हो गया। वहाँ से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, अगर ना होता तो?
मेरी जो उस डिप्रेसिव थॉट, जो मेरे थॉट्स आज भी मैं सोचता हूँ, मैं काँप जाता हूँ। और यार, तब अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर मेरी क्या हालत होती? और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ यही प्रॉब्लम चल रही है। मैं कितने डॉक्टर्स को जानता हूँ जो 41 ईयर्स के हो गए हैं, हम्म, ओके वो विकास यार ये छोड़ना है यार, नहीं होता यार, नहीं होता। बस थक गए, क्योंकि वो ब्रेन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये दैट्स वेरी ट्रू। ये तो इसके लिए जैसे भी आपने बताया कोई डॉक्टर है 41 ईयर्स का है, अब उसको छोड़ना है, हम्म वो ब्रेन के अगेंस्ट काम कर रहा है, हम्म तो क्या हम अपने ब्रेन को किसी तरीके से ट्रेन भी कर सकते हैं काम कराने के लिए? आप एक नहीं हजारों तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। जैसे? मगर मैं बात करता हूँ कि आपको छोड़ना है, छोड़ने की बात तो अलग होगी, वो तो काउंसिल का पार्ट हो गया। ओके। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बोलता है, चाहे वो बच्चा हो, हुँ, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, कि अभी मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मेरा पॉडकास्ट करने में मन नहीं लग रहा, मेरा एडिटिंग में मन नहीं लग रहा, किसी भी काम में जो है उसमें मन नहीं लग रहा, और उसका ब्रेन वैसा है, मान लेते हैं, तो ब्रेन की एक्सरसाइजेस हैं। जैसे आपका जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है वो राइट ब्रेन से आता है, लॉजिकल का पार्ट है वो आपके लेफ्ट ब्रेन से आता है, ठीक है। और दोनों ब्रेन आपके दोनों हाथों से जुड़े हुए हैं, ओके। ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, डीएनए आपने देखा होता है ऐसे क्रॉस होता है, यस। तो दोनों ब्रेन आपसे क्रॉस जुड़े हुए हैं। तो ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे करूं? तो ऑब्वियसली जब मैं हाथों से जुड़े हूं तो मैं हाथों से एक्सरसाइज कर सकता हूं, जिसको बाइनरल टैप्स भी बोलते हैं, और एक ब्रेन जिम भी होती है। दो एक्सरसाइज बताता हूं मैं आपको। ओके। तो आप हाथ ऐसे कीजिए, ठीक है, इसको बंद कीजिए, खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, खोलिए, कहीं दिक्कत हुई? नहीं। इससे वन बनाओ, अंगूठा बंद कर लो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, आप साथ साथ करना, कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं। ब्रेन को आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया भैया वन करो तो वो खुल रहा है, 5 किया तो खुल रहा है। अब देखते हैं ब्रेन को मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देकर, जिसको बोलते हैं ब्रेन की एक्सरसाइज। जैसे ब्रेन, आप जब जिम में जाते हो तो एक्स्ट्रा वेट उठाते हो तभी बाइसेप बनते हैं। यस। अब इसे बनाओ 5 राइट हैंड से, हाँ। इसे बनाओ 1, ओके। अब चेंज करो। अच्छा सोचने में टाइम लग गया। चेंज करो, 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 चेंज करो। नहीं होगा। तो ये 2 से 3 दिन में हो जाएगा। मैं जाते सीधा 50 किलो का वेट उठाऊंगा तो नहीं होगा, 2 से 3 दिन में होगा। इंटरेस्टिंग क्या है, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके चेहरे पे क्या आ गया? स्ट्रेस। चेहरे पे स्माइल भाई। स्माइल, स्माइल। सर यार, इस टेस्ट पे लर्न कर देना। तो स्माइल क्यों आ गई? क्योंकि आपने जब 5 बनाया तो आपका लेफ्ट ब्रेन को इंस्ट्रक्शन गया कि मेक अ 5। जैसे 1 बनाया, आपका राइट ब्रेन को इंस्ट्रक्शन गया 1। और ब्रेन की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, उसको काम करना पसंद है। जैसे इसको काम मिला, तो आपका पूरा फोकस कहाँ चला गया? हाथों पर। तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई, चेहरे पे ही आ गई स्माइल, बाय डिफॉल्ट स्माइल आ जाती है। तो आप यानी कि इस समय काम एंड रिलैक्स भी हो गए, और ब्रेन भी फोकस्ड हो गया, क्योंकि सारा ब्रेन एक्टिव हो गया। तो अब आप अगर काम करोगे तो ज़्यादा पहले से बेहतर होगा, ठीक है ना? तो ये होता है। जो जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हुँ। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया या हमें किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तब हमारा ब्रेन नॉर्मल वर्क क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता, क्योंकि जब हम एग्रेशन में होते हैं, हुँ, पहली बात मैं उसको 2 तरीके से बताता हूँ। ठीक है। आपका एक ऑरा होता है जिसको हम साइंस में ब्रेन वेव्स बोलते हैं। ओके। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। हर एक फ्रीक्वेंसी के अंदर अलग-अलग काम होता है। सोने की फ्रीक्वेंसी अलग है, सोचने की अलग है, शांत रहने की अलग है, एकदम डीप रिलैक्सेशन में जाने की अलग है, और जब आप गुस्से में होते हो, तब आप होते हो बीटा पे। ओके। अब बीटा क्या है? बीटा मतलब एक तरंग निकल रही है आपके शरीर से, जो कि 30 हर्ट्ज पे चलेगी। उस समय आपका लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। ओके। आपकी सांसें शैलो ब्रीथिंग में आ जाती है, अपर चेस्ट पे आ जाती हैं। तो लोअर चेस्ट रहा ही नहीं। तो यहाँ से अपर चेस्ट पे आ गए आप, हार्ट बीट बढ़ गई, और बीटा पे आप कहेंगे 30 हर्ट्ज पे चले गए। अब 30 हर्ट्ज पे साइंटिफिकली सोचने समझने की ताकत साइंस के प्रति, साइंस के द्वारा बताया गया नहीं है। तो भी उस समय आप एकदम एजिटेटेड होते हो, गुस्से में होते हो, फिर आपको क्या बोला जाता है? बैठ यार, पानी पी ले एक बार यार, शांत हो जाओ। शांत हो जा, थोड़ी सी सांस ले, लंबी गहरी सांस ले। मतलब वो आपको बीटा से डाउन लेके आ रहे हैं अल्फा की तरफ, पानी पिला के आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं तो आप बेली ब्रीथिंग करते हो। बेली ब्रीथिंग क्या करती है? आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो आपका लॉजिकल ब्रेन एकदम एक्टिव होना शुरू हो जाता है। हाँ यार, मैं गलत सोच रहा था, ओवर रिएक्ट कर दिया। अच्छा, ये अगर ना होता, हाँ। तो रिएक्शन करने के बाद आपको गिल्ट क्यों आता फिर? काश मैं चुप हो जाता यार। 1 सेकंड में चुप हो जाता। काश मैं हाथ नहीं उठाता। मैं बहुत सारे क्रिमिनल से मिला हूँ, जिन्होंने
मतलब गलत रास्ते पे चले गए, तो वो बोलते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, अगर 1 सेकंड विकास सर 1 सेकंड में चुप हो जाता, सिर्फ उस जगह से हट जाता, तो शायद मैं ऐसा नहीं वो होता। गलत काम नहीं करता। तो लॉजिकल ब्रेन वहाँ पर एकदम खत्म हो जाता है, और आपका जो ईगोइस्टिक ब्रेन है वो इतना हाई हो जाता है कि आपको और कुछ सुनाई समझना सब बंद हो जाता है। तब एक ही तरीका है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, चाहे वो पानी से लो, चाहे आप डीप ब्रेथ करो। दूसरा तरीका है उस जगह को छोड़ो, और जगह का छोड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है, इस चेयर की अपनी एनर्जी है। भाई आइंस्टीन कह के गए हैं, हर चीज एनर्जी है, राइट। जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स में भी है, मेरे में भी है। इसकी एक ऊर्जा है, मैं इस टाइम गुस्से में हूँ, बहुत इरिटेटिंग हूँ, बहुत एजिटेटेड हूँ, इसकी ऊर्जा यहाँ पे है। अब मैं यहाँ से जैसे छूटा, तो इससे मैं डिटैच हो गया, आई तो एग्री। वहां गया मैं, तो फिर मेरे शांत हो गया। क्योंकि मुझे इससे एक चीज़ याद आ रही है कि जब आपके हाथ में गन होती है, जब आपके हाथ में पिस्टल होती है, हम्म तो आपकी बॉडी की एनर्जी, अलग। आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस अलग होता अलग होता है। है। आपकी एग्रीड, चाल, ढाल सब बदल जाएगी। एग्रीड, 100% है। जिसके हाथ में डंडा होता है उसका भाई साहब सीना है छोड़ा होता है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। हाँ, क्या ही कर रहा हाँ, है। तो एग्रीड, एग्रीड। इस चीज़ से मैं रिलेट कर सकता हूँ कि हर नॉन लिविंग थिंग में एनर्जी होती है। पावरफुल एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया, सही बात। मुझे मुझे याद है क्योंकि जब मैं शूटिंग करता हूँ ना, जब मेरे हाथ में पिस्टल होती है, हम्म तब मुझे कोई नहीं दिखता। ठीक है। कोई कौन पीछे बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तब मैं अपने ऑरा में होता हूँ। हम्म उसका ऑरा है वो। हम्म जब मैं उसको छोड़ देता हूँ, तब मेरा माइंड एक अलग डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। बहुत बढ़िया। इसको अगर इसका एक और एग्जांपल है, जब आप अपनी प्रेमिका के साथ होते हैं, हाँ, पत्नी के साथ होते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जी। तो आपको समय का भी पता नहीं लगता, तो आप खो जाते हैं। तो वो कामनेस, वो रिलैक्सेशन, और यहाँ पर वही सेम सेम कॉन्फिडेंस। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक चीज का एक अपना ऑरा है। जब आप पुराने जगह पर वापस ट्रेवल करते हो, आपको वो चीजें सब याद आती है, आपको गूज बम्स आ जाते हैं। यस। हर व्यक्ति का, हर समय का, हर इमेज का एक अपना ऑरा है। Agreed। अब मैं बात करना चाहूँगा पैसे की। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है कुबेर के अलावा जिसके पास पैसे की कमी है। हम्म एक माइंडसेट होता है जॉब करने का, एक माइंडसेट होता है बिज़नेस करने का। हर आदमी जॉब के लिए नहीं बना, हर आदमी बिज़नेस के लिए नहीं बना। हम्म आप अपने आप को कैसे पहचान सकते हो कि मैं जॉब के लिए बना हूँ या फिर मैं बिज़नेस करने के लिए बना हूँ? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं जॉब और बिजनेस में फर्क समझूं, हुँ, तो काम तो दोनों में करना पड़ता है। राइट। जॉब, जब आपके पास एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है आपके कॉलेज में, आपकी फैक्ट्री में लोग काम करने के लिए आते हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम है, उनको ये पता है कि हमें इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, हुँ, और ये काम हमें डिलीवर करना है। ठीक है, अगर नहीं किया तो हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, या हमें डांट पड़ेगी। एम आई राइट? राइट। आपको कोई डांटता है? आप बिजनेस करते हो, नहीं, आप खुद के मालिक हो, यस, आप घर पे सो रहे हो, तो कोई लेना देना है किसी को? कोई नहीं, पूछने आ जाएगा? नहीं, कोई एम्प्लॉय आपको बोल सकता है? नहीं। तो जिम्मेदारी एक बिजनेसमैन की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशंस अगर हाई नहीं है तो बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अगर आप सिर्फ इसलिए उठ रहे हो सुबह कि जॉब पे जाना है, तो आप सिर्फ जॉब के लायक हो। अगर आपके दिमाग में ये है कि भैया मैं खुद का कर सकता हूँ, और आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल वीडियो की जरूरत नहीं है किसी मोटिवेशन की, तब आप जॉब नहीं, आपको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन आप चलते ही सिस्टम से हो, बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब करनी बुरी है। मेरा पॉइंट ये है, बहुत ब्रेन अलग तरह से डिजाइन है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि इन्फ्लुएंसर कह रहा है और आपको इसलिए जॉब छोड़ देनी चाहिए। पैशन के पीछे भागो। अरे भैया, आप पहले ब्रेन चेक कर लो, हो सकता है आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन की कमी राइट। हो सकता है आप विजनरी ना हो, तो आप छोड़ के क्या करोगे? तो आप उस सिस्टम का पार्ट बन जाओ जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हुँ, आप, क्योंकि बिजनेस है 365 दिन का, 365 दिन, 24 24 आवर्स, घंटे, 24 घंटे, 24/7 क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन के बिना संभव पॉसिबल नहीं नहीं है। है। मैं बैंक में लगभग 7-8 साल काम किया। अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अच्छा, मैंने मतलब बहुत अच्छा स्किल किया मैंने। मेरे फादर जॉब में रहे, मेरे ब्रदर जॉब में है, मेरे फादर इन लॉ जॉब में है, तो जॉब वाली फैमिली ज़्यादा है। तो जब मैंने बोला, तो उनके पास एक सेफ माइंडसेट है, तो कर लेगा। क्योंकि मैंने वो पीरियड भी देखा है जब सब बिका है, वो पीरियड भी देखा है जब मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, नौकरी दिला दो यार, नहीं हो पा रहा। और वो मुझे देख के ऐसे होते हैं, विकास तूने बहुत सही काम किया, नौकरी छोड़ दिया, तू बहुत खुश है यार। अरे मैंने कहा, यहाँ साला खाने को पैसे नहीं है, घर वालों को मतलब राशन के पैसे नहीं है, तो कुछ क्या करूं बता। हुँ, तो वो टाइम अगर आप झेल सकते हो, पॉइंट सिर्फ इतना सा, अगर आपके पास एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो, तो आप जॉब के लिए हो।
अगर आप इंटरनल मोटिवेशन है तो आप बिजनेस के लिए हो। या फिर एक लाइन में और बोलूँ कि अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने की कीमत चुकाने की अगर हिम्मत है, तब तो आप बिजनेस करने आओ। हाँ, नहीं बिल्कुल सही। तो किसी की नौकरी करो, वो ज़्यादा नौकरी बुरी नहीं है। नहीं, नौकरी बुरी नहीं, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, आज की डेट में एक लोगों का माइंडसेट बन गया है, लोगों के अंदर लोग हर इंसान को ना एक कीड़ा काट गया है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि भाई मुझे तो यार स्टार्टअप करना है, मुझे तो भाई फंडिंग उठानी है। सबको पता है 80% स्टार्टअप लॉस में चल रहे हैं, उसके बाद उस और 10% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, जो 10% बचते हैं, उसमें से केवल 1-2% हैं जो किसी लेवल तक जाते हैं, नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे। बिजनेस के अंदर मैं आपको इंडियन मेंटेलिटी बताता हूँ सर। जी। कल हम तुहीन के साथ थे तो ये डिस्कशन बहुत डीप में भी गया। या इंडियन बिजनेसेस या माइंडसेट अपने पैसे पे खेल के राजी नहीं है। रिस्क अपने पैसे पे नहीं लेना, इन्वेस्टर के पैसे पे लेना है। आप मेरे को बाहर के कोई एग्जांपल बताओ, उन्होंने अपने पैसे पे पहले रिस्क लिया है, रिसर्च की है, वो कन्विक्शन है। तो हम शुरू से सेफ माइंडसेट वाले हैं, तो सेफ माइंडसेट से बिजनेस उतने बड़े नहीं होता। नहीं बनते। थोड़ा-सा तो आपको जो अपने आप को झोंकना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ये भी गलत है। हर इंसान पैसा नहीं कमाना ना, चाहता। 2 लोग हैं, आप बताना कौन से वाले हो? एक जिसको नाम, रिकॉग्निशन, पावर चाहिए, पैसा बाद में, पैसे की भूख नहीं है। ओके। जैसे ये वो लोग हैं जो आपकी शादी में आएँगे, अगर आपने पूछा नहीं, आपने बढ़िया से बढ़िया उनको गिफ्ट दे दिए, पूछा नहीं आपने ढंग से, नाम नहीं लिया, रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो नाराज़ हो जाएँगे। फूफा जी। मैं फूफा जी को बदनाम नहीं करूँगा, बहुत सारे फूफा अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे मीटिंग में होता है, ऐसे आप बहुत सारी इवेंट्स में जाते हो, ये सिर्फ़ रिकॉग्निशन का हंगर है। ओके। उनके सामने जिनका लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब उतनी पावर नहीं है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा पावरफुल है, वो एप्रिसिएशन माँगेगा, तारीफ़ माँगेगा, नाम माँगेगा, वो नाम के लिए काम करेगा, पैसे के लिए काम नहीं करेगा। तो आज यहाँ बैठ के हो सकता है रोहित जी अपने पैसे के लिए कर रहे हैं कि नाम के लिए कर रहे हैं, ये ब्रेन से पता लगेगा। ये इंटरनल कॉल है, इनर कॉल है, या तो रोहित जी को पता है या उनके काउंसलर को पता होगी, ठीक है ना? विकास यहाँ बैठा है, तो विकास यहाँ पैसे के लिए बैठा है, मतलब इसको लोग समझते हैं कि कैसे समझें? अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपका ब्रेड एंड बटर पूरा हो गया, हुँ। तो पहला सवाल, क्या वो काम करना चाहोगे जो आप कर रहे हो? नहीं। तो मतलब आप इस पैसे के लिए कितना कर रहे हो? सिर्फ़ उतना ही कर रहे हो जब आपका ब्रेड एंड बटर पूरा हो गया। तो अब आपके नेक्स्ट लेवल की इच्छा है। अब वो इच्छा किस लिए, वो आपको अब अपने आप को पूछना पड़ेगा। क्या सवाल होगा? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इससे एप्रिसिएशन मिलेगा, खुशी मिलेगी जिसको आप खुशी बोलते हो, इससे मुझे खुशी मिलेगी या इससे मुझे काइंड या मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट होगा। तो हर ब्रेन अलग तरह से डिज़ाइन है, इसलिए हर व्यक्ति पैसे के सामने नहीं झुकता या उसको पैसा अट्रैक्ट नहीं करता, किसी को पावर अट्रैक्ट करती है और किसी को पैसा अट्रैक्ट करता है। किसी को फेम अट्रैक्ट करता है। पावर और फेम एक फेम। में एक ब्रैकेट में ले आते हैं हम और पैसा हम अलग में। तो हर ब्रेन अलग-अलग है, बहुत गॉट इट। डिफरेंटली डिज़ाइन्ड है। विकास भाई, आज की डेट में ना एक बड़ा कॉमन इश्यू लोगों के साथ आ गया, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। मतलब एक फैशन चल गया है, अरे यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ और मुझे तो एंग्ज़ायटी हो गई है। तो क्या एंग्ज़ायटी केवल एक मॉडर्न एक्सक्यूज़ है मेहनत नहीं करने का, काम नहीं करने का? मैंने एक लाइन पढ़ी थी, शायद नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, लाइन बहुत अच्छी थी। एक्चुअली में काम करने से स्ट्रेस नहीं आता, काम ना करने से स्ट्रेस आता है। आई एग्री। तो काम जो नहीं करता, तो ऑब्वियसली खाली दिमाग शैतान की ऐसी कहावत नहीं बनी हुई। तो हो सकता है बैठे-बैठे सोचें यार छत गिर गई तो? अगर भूकंप आ गया तो? रोहित ने कुछ मिला दिया इस पानी में तो? मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। तो इसको मैं एंग्ज़ायटी का नाम दे दूँगा, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। अरे भैया काम कर लो पहले। हाँ, अगर आपको जेन्युइन है, क्लिनिकल प्रॉब्लम है, आप जाइए। मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानता हूँ जो सिर्फ़ काउंसलिंग के लिए इसलिए आते हैं कि हमारे बीच में झगड़ा ना हो, हम सारी बात काउंसलर को बता दें। ऐसे आता है, मतलब उनका ये मोटिव है हमारा रिश्ता और गहरा हो। ये इसके लिए मेरे पास एक लाइन और है, अमीरों के चोचले। मैं बताऊँ, मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसके घर में खाने का नहीं है हुँ, और वो डिप्रेशन में है। एग्रीड। मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करता है और वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में वो है जो काम जिसके ही नहीं करता। जो काम नहीं कर रहा, जिसके पास पैसा ज़्यादा आ चुका है, या फिर
जिसने कोई काम एक एक्सट्रीम लेवल पे कर लिया है, सिर्फ़ वो डिप्रेशन में जाता है। तो मेरे लिए वही सिर्फ़ एक वर्ड लगता है मुझे, अमीरों के चोचले। कुछ बीमारियाँ हैं जो सिर्फ़ अमीरों के लिए बनी हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी एक बहुत बड़ा पार्ट है। हो सकता है 5-10% लोग हों जिनको सच में इश्यू हो, हुँ। लेकिन जो 90% लोग हैं ना, उन्होंने केवल फ़ैशन बना लिया है। इसका एक ही तरीका है, एंग्ज़ायटी का मतलब होता है जब आप फ्यूचर के बारे में लगातार सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। और डिप्रेशन होता है जब आप पास्ट के बारे में लगातार सोच रहे हैं और उस ट्रॉमा से, उस फ़ोबिया से, उस फ़ियर से, उस इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप डिप्रेशन फ़ील करते हैं, पास्ट में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो पास्ट ट्रैवल को आप डिप्रेशन नाम मत दो। हुँ, और दूसरा, कुछ मेडिटेशंस होते हैं, उसके लिए काम करो। ईएफटी टेक्निक्स होती हैं, उसके लिए करो। यूट्यूब पे बथेरों बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हमारे चैनल पे भी हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको एंग्ज़ायटी है, सिर्फ़ इतना सा काम करो, अपना विज़न बोर्ड बना लो। ओके, लिखा हुआ होगा, आपको पता होगा आपको करना क्या है। तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो जाएँगी। फिर भी मैं एक ही राय दूँगा, अपने ग्रुप का ध्यान रखिए। आप किस तरह के लोगों के बीच में बैठे हैं। अगर वहाँ हैं, अब मान लो मैं आऊँ यहाँ पर आपके पास, या रोहित भाई यार बहुत टेंशन है यार, मतलब लगी पड़ी है, एंग्ज़ियस हो गया हूँ, एंग्ज़ायटी बहुत है। तो मेरे दोस्त ऐसा है मेरे को आगे से 4 बातें बकवास कर, चल काम पे लग जा। तो क्या मुझे एंग्ज़ायटी आएगी? नहीं आएगी। तो मैं अच्छे दोस्तों के बीच में रहूँ तो नहीं आएगी ना, अच्छे लोगों के बीच में रहूँ तो नहीं आएगी ना। दैट इज़ द पॉइंट। तो अच्छे लोग चुनो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। आई एग्री। ब्रेन की हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, ब्रेन को ट्रेन करने की बहुत सारी बातें कर ली। एक नया अल्टरनेटिव आ रहा है ब्रेन का, जिसको लोग बोल रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हुँ। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या वो कभी ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर सकता है? पर्सनली आई थिंक कभी भी नहीं कर सकता, ओके। क्योंकि हम जो स्पीशीज़ हैं, कितने लाखों साल से अपने आप को इवॉल्व करते हुए आ रही हैं। हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। हमने ही एआई बनाया है, हम ही ट्रेन करेंगे, हम ही बताएँगे। अगर वो ऐसा कभी सिचुएशन आती भी होगी, जैसे एलन मस्क साहब लगे हुए हैं पीछे यस। कि मैं चिप लगा दूँ कोई दिमाग में, तो जो मर्ज़ी कर लें। तो उससे बेहतर ब्रेन बैठा है कोई ना कोई। राइट। प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियसली समस्याएँ आएँगी, आती भी हैं। जब परमाणु बम बने तो उसके नुकसान भी हुए हैं, वो हम सब ने देखे हैं। तो ये पावर भी है और एक वीक पॉइंट भी है। तो ऑब्वियसली उसको और काउंटर करने के लिए और तरीके आएँगे फिर। तो मुझे नहीं लगता कि कभी एआई हम पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना पाएगा। हाँ, हमें उसके साथ इवॉल्व होके अब चलना पड़ेगा। उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। उसके बिना नहीं चल सकते अब। मतलब एआई की आप जितनी हेल्प ले सको, और मतलब एआई को अपना दोस्त बना के आप आगे बढ़ोगे तो शायद। आपका ना एआई, जैसे चैट जीपीटी की बात करूँ मैं, एआई की बात करूँ, वो आपका रेप्लिकेट है। हुँ। आपकी रेप्लिकेट है। आप क्या हो वैसा का वैसा आपको आंसर दे रहा है। आपने उससे पूछा, मेरा मन नहीं लग रहा, वो आगे से वैसा जवाब देगा। आपने उससे पूछा कि मुझे बिज़नेस करना है, इसके 4 आइडिया दे। हाँ। क्या सवाल पूछ रहे हो? उसका वो मिरर है वो। आपने पूछा, जैसे अभी आज मैं पढ़ रहा था कि अब चैट जीपीटी से पूछ रहा था नर बलि कैसे दें? मर्डर कैसे करें? अरे भाई! तो और बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो कौन है वो? वो आपका एक आईना है। तो आप क्या चाहते हो? आप तय कर लो उससे। विकास भाई, बड़ा मज़ा आया इस कॉन्वर्सेशन पे। बहुत टाइम बाद एक ऐसा पॉडकास्ट मैंने शूट किया है जिस पे एक्चुअली जो समाज की दिक्कतें हैं ना, उस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और आई गेस जिसने पॉडकास्ट देखा होगा, हुँ, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि ये पॉडकास्ट मुझे लग रहा है कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप को ट्रेन करें और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना ब्रेन अपने बच्चों के ऊपर नहीं डालें। बिल्कुल नहीं डालें और उसको बच्चा है, बच्चा बने रहने दें। बस राइट। इतना सा काम करें और कुछ मत करें। थैंक यू सो मच विकास भाई फॉर बीइंग ऑन पंचायत विद रोहित। मज़ा आया सर, थैंक यू सो मच।